सो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कैटलिस्ट। एक्चुअली हमने कैटलिस्ट की जो इफेक्ट है रिएक्शन के रेट के ऊपर वो पढ़ ली है, बट उसके मैकेनिज्म क्या है, हाउ कैटलिस्ट वर्क्स, वो हमें आज थोड़ा समझना है। उसके मैकेनिज्म समझनी है। पहले तो कैटलिस्ट है क्या, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सबको पता है कि द सब्सटेंस, हम क्या कहते हैं भाई, कैटलिस्ट क्या है, तो द सब्सटेंस विच increases the rate of reaction। बट हाँ, याद ये रखना है कि ये रिएक्शन का रेट जरूर इंक्रीज करता है, बट उसके खुद के केमिकल स्ट्रक्चर में कोई परमानेंट चेंज आपको देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे केमिकल्स विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट अंडरगो एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस और आर नोन एज कैटलिस्ट, उसे हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, वेनेडियम पेंटोक्साइड है, वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस आती है जिसमें हम जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वैसे ही ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, तो वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है, बट if you do that in presence of vanadium pentoxide then it becomes very very speedy। तो ऐसे जो केमिकल्स है जो रिएक्शन की स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। हाँ, कई सारे सब्सटेंसेस जो है वो ऐसे भी है जो डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस रिएक्शन में प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होता है, उसे हम या तो इनिबिटर्स कहेंगे या तो पॉइजन्स कहेंगे। बराबर है, उसे आप इनिबिटर्स भी कह सकते हो या पॉइजन्स भी कह सकते हो। बट ये वर्क कैसे करता है, जो किट हमें तो सिर्फ ये पॉजिटिव इफेक्ट ही देखनी है, विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट ये मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, भाई क्यों कोई कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में स्पीड जो है वो बढ़ाता है। और दूसरी बात खास ये भी याद रखिए कि कोई एक सब्सटेंस जो है, केमिकल है, इट मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड, वो कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ही जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। आपने हेबर्स प्रोसेस देखी है जिसमें एफी जो है आयरन, वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो वही एफी, ये SO2 वाला जो रिएक्शन आगे हमने देखा, उसमें कैटलिस्ट का काम नहीं करता। तो ऐसा क्यों है, वो सिलेक्टिविटी क्यों शो करते हैं, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ही पर्टिकुलर चीजें कैटलिस्ट का काम करती है। बराबर है। और आपके दिमाग में सवाल भी ये पैदा होता होगा, भाई हमें पता कैसे चला कि SO2 प्लस O2 जो है वो SO3 बनाएगा और कैटलिस्ट का काम V2O5 ही करेगा। आपके दिमाग में कई बार ऐसे सवाल आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम सीखने वाले हैं कैटलिस्ट के बारे में। बराबर है। सबसे पहले तो कैटलिस्ट काम कैसे करता है उसके लिए थियरी है, और वो है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। ये इंटरमीडिएट वर्ड कहाँ पर आया था, याद है आपको? लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, कल परसों जो लेक्चर्स लिए, इंटरमीडिएट कहाँ पर आया था। तो हमने जो थर्मल इफेक्ट है, टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो पढ़ी थी केमिकल एनर्जीज के ऊपर, जिसमें आर्हेनियस इक्वेशन आया था, याद करो। उसमें हमने ये कॉम्प्लेक्स थियरी ली थी कि भाई रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट जब बनती है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, और वहां पर जो है वो ना तो वो चीजें पूरी रिएक्टेंट होती है ना तो प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्टेट आता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट बना, जो कॉम्प्लेक्स बना, उसके ऊपर ये थियरी बेस्ड है कि भाई ये कैटलिस्ट जो है वो ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कैटलिस्ट फॉर्म्स इंटरमीडिएट एंड प्रोवाइड्स, ये खास याद रखना, एंड प्रोवाइड्स alternate pathway for the occurrence of reaction।
अब कैसे भाई, क्यों वो अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है? तो एक चीज होती है उसमें, और वो है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये खास याद रखिए। हमने डेफिनेशन दी थी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो हमने कहा था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन और रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन को होने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी की जो मिनिमम अमाउंट जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये खास याद रखिए। बट ये कैटलिस्ट क्या करता है? वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, उसे डिक्रीज करता है, कम कर देता है। इसका मतलब रिएक्शन थोड़ा स्पीडीली होता है। बाय एग्जांपल हम सीखेंगे अभी। बट ये जो चीज है वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है बाय फॉर्मिंग a particular type of complex with reactant, and after that it forms product within a small span of time। एक छोटे टाइम के गैप में वो प्रोडक्ट को क्या कर देता है? फॉर्म कर देता है। बराबर। हम एक ग्राफ और एग्जांपल के साथ इसे समझेंगे। ग्राफ आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करना है कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस, जिसे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहते थे। अब जब आप बिना कैटालिस्ट के कोई रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर रहे हो, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमने ऐसा ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था। रिएक्टेंट में से पहले ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी गेन होती है, बाद में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। हमने ऐसा कहा था। इसका मतलब दैट रिएक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्स दैट मच एक्टिवेशन एनर्जी which is known as EA. But when we put a catalyst in a chemical reaction, then it follows a newer pathway having less activation energy। तो ये जो गैप आपको मिला, वो जो EA और EA डैश के बीच में जो गैप है, वो कौन पूरा करता है? तो वो कैटलिस्ट कंप्लीट करता है। मतलब कैटलिस्ट की वजह से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हुई? कम हुई। तो ऐसी, वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसी चीज आपको चॉइस करनी है। चीज मतलब केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है कि वो इतने एनर्जी गैप को कवर कर सके। जब आप कैटलिस्ट की चॉइस कर रहे हो कोई केमिकल रिएक्शन के लिए, तो थर्मोडाइनेमिक के बेस पर, थर्मोडाइनेमिक में हमने एनर्जी के चेंजेस पढ़े थे वहां पर, तो हमें ऐसा कैटलिस्ट, ऐसा स्पीसीज, ऐसा केमिकल चॉइस करना है कि जो इतने एनर्जी गैप को कवर कर सके, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके और इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सके। ऐसा हम कह सकते हैं कि जिससे रिएक्शन इजीली हो, कम टाइम में हो। तो कैटलिस्ट जो है एक न्यूअर पाथवे देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम पढ़े। हर बार मैं बच्चों को ये एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो कर्व है ना, वो एक बड़ा सा माउंटेन है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। हम डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं। बराबर है। दो गांव है, ए एंड बी, हमारे यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब गांव के बीच में कोई रास्ता ही नहीं, सिवाय ये माउंटेन को आपको ऊपर जाकर फिर से नीचे आना होगा। तो आप ए वाले प्लेस से कहां पर जा सकोगे? बी वाले विलेज में, टाउन में आप जा सकोगे। दो गांव है ए और बी, बट ये बीच में बड़ा सा माउंटेन आ रहा है यहाँ पर। अब देखो, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब आप ए से बी तक जाओ तो आपको इतना डिस्टेंस तय करके जाना होगा, एंड इट टेक्स 5 to 6 hours। हम रफली अगर लेते हैं तो बहुत बड़ा माउंटेन है, ये समझ लीजिए। अब आप एक नया पाथवे प्रोवाइड करवाते हो। कैसे? बीच में टनल बना दो, माउंटेन के आर पार निकल रही है ऐसे। तो क्या होगा? कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? अब कौन कहेगा? देखो, रिएक्टेंट मतलब प्लेस ए भी वहां ही है, प्रोडक्ट मतलब कि प्लेस बी भी वहां ही है। बट पहले क्या था? एक रूट अलग था, एक पाथवे अलग था। अब ये टनल किसका काम करती है? तो टनल जो है ना, वो कैटलिस्ट का काम करती है। इसका मतलब जो पहला रास्ता है
रिएक्शन होने में जो टाइम 5 to 6 आवर्स लगते थे वो विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो अल्टरनेट पाथवे है, एनर्जी कम यूज करनी पड़ी ना आपको, पहले आपको ये पहले पाथवे से बी तक पहुंचना था, मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। बट अगर आप ये नए पाथवे से जाते हो, टनल से जाते हो दूसरी ओर, तो कम टाइम में ये काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट हुई। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है कौन? कैटलिस्ट, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूअर पाथवे, और वी कैन से दैट एट अल्टरनेट पाथवे जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बट खास याद ये रखना है कि विथ कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब रिएक्शन होने के लिए जरूरी जो एनर्जी है, वो क्या है, कम हो जाती है। कैटलिस्ट जो है वो उसे कम करता है। बराबर है। तो ये जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना है, अगर कैटलिस्ट के मैकेनिज्म आपको पूछी जाए तो। और हमने जो एक इक्वेशन पढ़ा था, आरएनएस इक्वेशन, क्या था वो? के इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई क्या था, आर टी। इसके ऊपर से भी आप ये कह सकते हो कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जितनी कम होगी, यहाँ पर वैल्यू जितनी छोटी होगी, अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो ना, तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी, रेट कांस्टेंट बढ़ाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम, रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा, और रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा, रिएक्शन विल बी फास्टर। तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तब। तो रिएक्शन का रेट और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं, ये आपको खास याद रखना है। बराबर है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्पीडी होता है। एक बात ये याद रखिए, आरएनएस इक्वेशन के साथ आप एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। दूसरा, कैटलिस्ट जो है उसका बहुत कम अमाउंट अगर आप लेते हो, एकदम स्मॉल अमाउंट आपने लिया है, तो भी वो रिएक्शन को अच्छी तरीके से कैटलाइज कर सकता है। बराबर है। तो ये कैटलिस्ट जो है वो भले ही अमाउंट बहुत कम ली है आपने, बट वो एक बड़ी अमाउंट जो है रिएक्शन की उसे कैटलाइज कर सकता है, ये खास याद रखिए। और वो भी बिना डेल्टा जी को डिस्टर्ब किए। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, आपने सीखा है। डेल्टा जी के ऊपर से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो है ना, उसके ऊपर ही कैटलिस्ट इफेक्ट करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसके ऊपर कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट करता नहीं है। बराबर। तो ये आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि भाई कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। बट कैसे कैटलिस्ट? मैं आपको कह रहा था कि कैटलिस्ट जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया है ना, तो भी वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। दूसरा, वो डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं करता है, मतलब वो रिएक्शन को जितना गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज चाहिए उतना तो चाहिए ही, बट वो किसे इफेक्ट करता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाले रिएक्शंस को। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से उसे वो स्पॉन्टेनियस बना दे, इतनी बड़ी इफेक्ट कभी कैटलिस्ट की होती नहीं है, खास याद रखिए। और लास्ट थिंग अबाउट कैटलिस्ट, जो हमने आगे भी कहा है आपको, कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ऐसे रिएक्शन है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस जो आपके पास है, उसमें अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया है तो इफेक्ट दोनों तरफ होती है, ये याद रखिए। इट कैटलाइज्ड इफेक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स। बराबर है। तो ये दोनों साइड पर इफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या? वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीडी बनाता है, वो रिवर्स रिएक्शन को भी स्पीडी बनाता है, और सेम अमाउंट में, सेम एक्सटेंट में स्पीड जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो फायदा क्या? फायदा ये है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का जो टाइम है वो टाइम गैप कम हो जाता है।
मतलब पहले आप ये रिएक्शन जो है वो 5 घंटे में इक्विलिब्रियम अटेन करता था, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इन लेस देन 5 आवर्स। तो कम टाइम में वो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ये खास याद रखना है। बट इफेक्ट दोनों तरफ होगी, सेम एक्सटेंट में होगी, ये खास याद रखिए, बराबर है। तो कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, आप ये बोल सकते हो। और ऐसा वो कैसे कर सकता है, तो बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे, वो एक अलग पाथवे प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के वाया, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, कम होती है। तो विदाउट कैटलिस्ट वो कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं था, इसलिए एनर्जी ज्यादा चाहिए थी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये क्या करता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें से इजीली क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके, बराबर है। तो यहाँ ये थियरी जो है या मैकेनिज्म जो है कैटलिस्ट की, वो खत्म होती है। और एक लास्ट थियरी जो है वो चैप्टर की, वो है कोलिजन थियरी। ये आरएनएस थियरी जो थी ना, जो आरएनएस ने दी थी, उसके बेस पर और उसके जैसी ही एक थियरी हमें दो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की, जिसमें से एक का नाम लेविस था और दूसरे का नाम था ट्रोट्स। ये दोनों ने साथ में मिलकर एक थियरी डेवलप की जो थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है हमें रिएक्शन की प्रोडक्ट के बारे में, विच रिस्पेक्ट टू आरएनएस थियरी। ये ज्यादा एप्लीकेबल है, आप ऐसा कह सकते हो। ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उसको ये अप्लाई की जाती है। हाँ, इसकी भी लिमिटेशन है, नहीं ऐसा नहीं है, जो लास्ट में हम लेंगे। बट सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कोलिजन थियरी इज प्योरली बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है। और जो स्टेट ऑफ मैटर नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, उसके बेस पर ये पूरी डेवलप की गई है, बराबर है। सबसे पहली एजम्पशन इसकी ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एटम या मॉलिक्यूल, ऑलवेज क्या होते हैं, हार्ड स्पीयर्स। वो मान लिया गया है ये थियरी में कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट्स इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस आर हार्ड स्पीयर्स। अब देखो, ये पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट मतलब एजम्पशन है। ऐसा मान लिया गया है कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स है, चाहे एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो, वो क्या है, दे आर हार्ड स्पीयर्स, बराबर है। और रिएक्शन कब होता है, तो व्हेन कोलिजन अकर्स, मतलब टक्कर होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के बीच में, तो ही रिएक्शन होता है। और वो एक तरीके से देखो तो सही भी है कि अगर रिएक्टेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के टच में नहीं आते, कांटेक्ट में नहीं आते, तो नया कुछ कैसे बनेगा भाई, बराबर है। तो एटम या मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के, वो एक दूसरे के साथ कोलिजन शो करेंगे, तो ही जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट ढेर सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद ये दो साइंटिस्ट जो थे, उसने एक पूरी थियरी डेवलप की जिसका नाम है कोलिजन थियरी, जिसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ कोलिजन होना जरूरी नहीं, एक तो और कंडीशन भी है। सारी जो कोलिजन है, सारी जो टक्कर है एटम या मोलिक्यूल के बीच में, वो सभी की सभी कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है, फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल मतलब जिसमें से प्रोडक्ट मिले, जिसमें से कुछ रिजल्ट मिला, उसे हम फ्रूटफुल कहते हैं, बराबर है। स्टूडेंट भी मेहनत करने वाले ही होते हैं सारे के सारे, बट कोई ज्यादा मार्क्स लाता है, कोई कम मार्क्स लाता है। तो ज्यादा मार्क्स क्यों आए सेम मेहनत करने पर, तो वो जो मेहनत है वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट पर कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो उसी तरीके से जो एटम्स या मोलिक्यूल्स है वो सब टक्कर शो करेंगे, कोलिजन शो करेंगे, बट उसमें से किसी किसी में प्रोडक्ट बनेगी, किसी किसी कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, मोलिक्यूल में से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, तो ये
जो ट्रोट्स था और लेविस था, वो लोगों ने दो तीन चीजें, टर्म्स दी, दो तीन रीजंस दिए। पहली टर्म थी, वो थी फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन में हम पढ़ रहे इसलिए उसे नाम दिया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे वो लोगों ने जेड से डिनोट किया था। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डेफिनेशन आपको, ये थियरी अगर कहीं पर आती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो उसने कहा था नंबर ऑफ कोलिजन्स occurs per second पर यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर हम जनरली लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन होती है एटम एटम या मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच में, इज कॉल्ड जेड, मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि आपके पास एक से ज्यादा मोलिक्यूल्स है कोई भी रिएक्शंस में, बराबर। एक रिएक्शन आप कोई भी ले लो, जैसे कि P प्लस क्यू गिव्स R। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप किसकी मेजर करोगे या कैसे लिखोगे? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी P और Q के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कितने हो रहे हैं वो आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर लिखना है P एन Q। आप यहाँ पर M और N ले लो तो यहाँ पर लिखना है जेड एम एन। यहाँ पर आप A और B ले लो तो यहाँ पर लिखना है जेड ए बी। मतलब जेड के नीचे सबस्क्रिप्ट जो छोटे अल्फाबेट्स है वो क्या शो करते हैं, रिएक्टेंट कौन सा है वो शो करते हैं। वो रिएक्टेंट के बीच में कितनी कोलिजन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ध्यान ये रखना है कि पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में या 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया है उसमें ये पर सेकेंड कितनी कोलिजन शो करते हैं। जो मोलिक्यूल मोलिक्यूल से या एटम एटम है उसके बीच में कितनी कोलिजन होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये लोगों ने भी एक इक्वेशन दिया, रोड्स ने और लेविस ने, और वो इक्वेशन रेट के साथ रिलेटेड था। रेट इज इक्वल टू, वो लोगों ने लिखा जेड ऑफ एनी टू रिएक्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन जैसा लग रहा है आपको, याद है किसी को? एक थियरी हमने पढ़ी है उसमें, हाँ, इट इज वेरी 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 सिमिलर टू आरएनएस इक्वेशन, बट if we compare both of them, if we compare it with RNAs equation, अब आरएनएस इक्वेशन में थोड़ा फर्क तो है भाई इससे। देखो दो जगह पर आपको फर्क दिखेगा। अगर आप ध्यान से आरएनएस इक्वेशन लिखते हो तो आप ऐसा लिखते थे K इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। तो क्या चेंज आपको दिख रहा है? देखो एक तो आप ये इक्वेशन में कोलिजन फॉर्मूला जो है, कोलिजन थियरी का जो इक्वेशन है उसमें आप रेट डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हो, वाइल यहां पर आपको क्या मिल रहा था, रेट कांस्टेंट आप मेजर कर रहे थे किसमें, आरएनएस थियरी में। दूसरा, यहां पर आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी दी गई थी, यहां पर आपको क्या दिया था, आरएनएस फैक्टर दिया था, बट बाकी का जो पोर्शन है वो तो सेम है, और रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में किसके साथ, रेट कांस्टेंट के साथ। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो इन शॉर्ट आप रेट गेन कर सकते हो दोनों फैक्टर के कैलकुलेशन से। बट इसका मतलब तो ये हुआ कि जेड ए क्यू जो है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है जेड बी क्यू जो है वो सिमिलर है किसके साथ, आरएनएस कांस्टेंट के साथ। मतलब आरएनएस कांस्टेंट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम काम करते हैं। इसकी वैल्यू भी लगभग कैसी होनी चाहिए एक ही रिएक्शन के लिए, तो सेम होती है। मतलब वो रिप्रेजेंट करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट की, ये आपको याद रखना है, बराबर है। तो ए और कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रिलेटेड है अगर हम ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो, बराबर है। तो ये इक्वेशन जो है ज्यादा मुनासिब है, जो हमने कोलिजन थियरी वाला देखा ना, वो जो डायरेक्टली हमें रेट की वैल्यू देता है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि भाई आरएनए इक्वेशन की रिस्पेक्ट में कोलिजन थियरी वाला जो इक्वेशन है वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बराबर है।
नियर बाई दोनों सेम रिजल्ट देते, बट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट किसके होते थे? तो कोलिजन थियरी वाली जो इक्वेशन है वो ज्यादा नियर बाई रिजल्ट देते, बट हाँ कई बार इसमें भी एरर आती, बड़ी एरर आती थी। एरर मतलब प्रिसीजन बहुत ज्यादा आता था रिजल्ट से। ऐसा क्यों होता था? ये दोनों ने ये सोचा भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो हम तो एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं, तो ये इतनी एरर रिएक्शन में क्यों आ रही है? तो वो लोगों ने तीन स्टेटमेंट दिए बाद में। एक के बदले कितने स्टेटमेंट दिए? तीन। वो तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि जिसकी वजह से एरर ना आए। फर्स्ट कंडीशन इज, अब देखो मैं वर्ड बोल रहा हूं, कंडीशन, तीन कंडीशन है। एक, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स मस्ट बी देयर। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना ही चाहिए, एक दूसरे के साथ टक्कर होनी चाहिए, वरना कभी भी प्रोडक्ट बनेगी नहीं। पहली कंडीशन ये है। फर्स्ट और प्राइमरी कंडीशन ये है कि जो रिएक्टेंट्स आपको दिए गए हैं उसे प्रोडक्ट बनने के लिए एक दूसरे के साथ कोलोइड होना जरूरी है, उसकी टक्कर एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं जितनी भी टक्कर हो वो सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाए। क्यों? वो अभी हम सेकंड और थर्ड कंडीशन से हमें पता चलेगा। पहला क्या है कि भाई कोलिजन होना चाहिए। सेकंड वन, कोलिजन शुड अकर्स विथ अप्रोप्रिएट एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, कोई कहेगा मुझे? एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो कोलिजन है वो होनी चाहिए कौन सी एनर्जी के साथ? तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ, मतलब स्पीड एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए। आपने भले एक्टिवेशन एनर्जी बोला, बट एक्चुअली ये थियरी बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ क्या होना चाहिए? टक्कर होनी चाहिए, बराबर है। तो वो हम एक्टिवेशन एनर्जी तो कह ही सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक नया वर्ड डिफाइन करना है, और वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। खास याद रखिए ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब फिर से क्वेश्चन होगा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो आपने जो कहा ना एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअली में ये वही है, बट एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोवाइड होती है ना बाय हीटिंग या कोई ना कोई कंडीशन से। आप क्या करते हो? एक्टिवेशन एनर्जी तक रिएक्शन की एनर्जी को पहुंचाते हो, बट उसके पास अपनी खुद की एनर्जी भी होती है। इंटो एनर्जी भी आप कह सकते हो, बराबर है। रिएक्टिंग स्पीसीज जो है उसकी खुद की एनर्जी होती है। ये दोनों का जो सम है, एक्टिवेशन एनर्जी आपने दी वो, और उसके पास खुद की कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी को आप क्या कहोगे? इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोलिजन मस्ट बी देयर, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? कोलिजन शुड बी देयर विथ अप्रोप्रिएट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक सिंपल सी बात है। देखो, आपको ऐसा लगता है कि भाई करना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है किसी का सर फोड़ देना है, बराबर है? तो सिर्फ सोचने से फूटेगा सर ना, आपको कोई ना कोई चीज वो बंदे के सर पर मारनी पड़ेगी। कोलिजन होना जरूरी है, पहली चीज तो प्रोडक्ट मिलेगी। जो आपने सोचा है वो सिर फोड़ देना है, तो उसके लिए कोलिजन होना जरूरी है। दूसरी बात, अब दूसरी कंडीशन आती है वहां पर, कोलिजन शुड अकर्स विद अप्रोप्रिएट एनर्जी। अब आप सिर फोड़ने के लिए जा रहे हो, बट अपने हाथों से फोड़ोगे तो फूटेगा ना। आप कितने भी मुक्के मारो उसके सिर पर, उसका सिर फूटने वाला नहीं है। एक अप्रोप्रिएट एनर्जी चाहिए। आप अब ब्रिक लेकर जाओ तो फूटेगा ना, तो फूट जाएगा, या हैमर लेकर जाओ तो पूरा फूट जाएगा भाई। तो ये जो चीज है वो क्या है? ये दोनों होना जरूरी है। अभी तीसरा तो बाकी है। अब ये सिर का फूटना याद रखना। पहली चीज क्या है? कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स मस्ट बी देयर, टक्कर होनी चाहिए, तो हाँ हुई। कोलिजन शुड अकर्स विद अप्रोप्रिएट एनर्जी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हाँ एक पर्टिकुलर एनर्जी से होनी चाहिए। और तीसरी और मेन जो है वो रिएक्शन में ध्यान में लेने वाली कंडीशन, कोलिजन
must occurs with appropriate direction. एक रिएक्टेंट के ऊपर दूसरा रिएक्टेंट कौन सी डायरेक्शन से अटैक करता है ना, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी एनर्जी से वो अटैक करता है। आपको देखो, सिर फोड़ना था ना किसी का, तो आप एक पर्टिकुलर टक्कर भी करते हो, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ भी करते हो, बट फोड़ना है सिर और आप हैमरिंग करते हो पैर के ऊपर, तो डायरेक्शन बिल्कुल कैसी हुई, अलग। तो उसका पैर टूटेगा, बट आपको जो प्रोडक्ट चाहिए थी, सिर फोड़ना था, वो तो फूटेगा नहीं। तो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अटैक होना चाहिए, तो ही रिएक्शन जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको देगा। इसका मतलब फ्रूटफुल कोलिजन। अब ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होती है, खास याद रखें, तीनों चीजें ओबे होती है कि कंडीशन पहले क्या थी, टक्कर होनी चाहिए, तो होती है रिएक्टर रिएक्टेंट के बीच में। दूसरा, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ होती है, तो वो एनर्जी भी है। और थर्ड वन, प्रॉपर डायरेक्शन से भी होती है। ये प्रॉपर डायरेक्शन भी अभी हम समझ रहे हैं, तो प्रॉपर डायरेक्शन से भी होती है। अगर ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से फॉलो होती है तो प्रोडक्ट मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। और ऐसी कोलिजन जिसमें तीनों के तीनों कंडीशंस जो है वो फॉलो होती है, उसे हम नाम देंगे फ्रूटफुल कोलिजन। फ्रूटफुल कोलिजन का मतलब क्या है भाई? फ्रूटफुल कोलिजन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिले आपको। 100 मॉलिक्यूल्स के सामने आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, रिएक्टेंट ए और बी के, बट ये तीनों कंडीशन फॉलो करे, वैसे 60-60 मॉलिक्यूल ही है, तो प्रोडक्ट उतनी कम बनेगी ना। पूरे 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होंगे, सिर्फ 60-60 होंगे। तो बाकी के 40 कन्वर्ट क्यों नहीं होते? उसका रीजन ये है कि या तो उसमें कोलिजन ही नहीं हुई, दूसरा अगर कोलिजन हुई है तो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ नहीं हुई, और तीसरा एनर्जी भी सफिशियंट थी तो उसकी डिरेक्शन अच्छी नहीं थी या रॉन्ग थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप है ना एक SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर या हेलो अल्केन हेलो एरिन नाम के चैप्टर में, तब मैं आपको ये फिर से याद करवाऊंगा, अभी सिर्फ टेम्पररी सीख लो। जब जब अल्काइल हेलाइड्स होते हैं, हम कोई भी अल्काइल हेलाइड ले लें, CH3Cl, उसमें आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हो। न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं, NaOH ऐसा कुछ ऐड किया है जिसमें से नेगेटिव टुकड़ा जो है वो अटैक करता है। तो ये दो तरीके के रिएक्शंस के मैकेनिज्म शो कर सकता है। कैसे? एक, जिस तरफ Cl है उस तरफ से अटैक करे, और दूसरा जिस तरफ कार्बन है उस तरफ से अटैक करे। आप मुझे ये बताओ, अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? Cl की डायरेक्शन में से अटैक करना या कार्बन की डायरेक्शन में से अटैक करना, और वाई? प्रॉपर वे कौन सा है और इम्प्रॉपर वे कौन सा है? ये नेगेटिव है, याद रखना। OH माइनस जो है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। CH3 और Cl में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? Cl नेगेटिव होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, और CH3 क्या होगा? पॉजिटिव, भले पार्शियल हो, इट डजेंट मैटर। अब आप सोचो, OH किस तरफ से अटैक करना अच्छा रहेगा? OH को कौन सी तरफ से थ्री अटैक करना चाहिए? की तरफ से। हाँ, CH3 की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उस तरफ से OH जाएगा जुड़ने के लिए, और Cl धीरे धीरे रिमूव होगा। मतलब ये CH3OH इस तरीके से बनेगा। मतलब जिस तरह से Cl गया है उससे अपोजिट साइड से OH आया होगा, क्योंकि नेगेटिव की साइड से नेगेटिव अगर जाएगा तो रिपल्सन होगा। मतलब ये CH3Cl है, उस तरफ से अगर OH अटैक करेगा तो वो इम्प्रॉपर रहेगा, रिपल्जन की वजह से वो रिएक्ट नहीं हो पाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी नहीं। तो OH जो है वो किस तरफ से जुड़ेगा? CH3 की ओर से जुड़ने की ट्राई करेगा, अटैक करेगा, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन है। तो सिर्फ टक्कर होना जरूरी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ होना जरूरी है, जिसे हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल भी जाए तो भी सारी कोलिजन जो है वो फ्रूटफुल होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब फिर से क्वेश्चन, तो ये इक्वेशन जो है वो
एरर क्यों दिखाता है वो पता चल जाना चाहिए। हमने इक्वेशन में लिखा था रेट इज इक्वल टू जेड पी क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय आर टी। अब यहाँ पर एक नया फैक्टर ऐड किया, किसने? ट्रोट्स ने और लेविस ने। उसने ये कहा कि भाई जो एरर आती है वो एरर इसलिए है कि जितने मोलेक्यूल्स हमने एज ए रिएक्टेंट लिए हैं वो सब के सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसमें रीजन ये तीन में से कोई एक कंडीशन का फॉलो ना होना हो सकता है, बराबर। तो उसने ये कहा कि भाई सारी कंडीशंस फॉलो हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, वो प्रोबेबिलिटी उसने ऐड की। रेट इज इक्वल टू, उसने एक नया इक्वेशन दिया, इक्वेशन में एक नया फैक्टर ऐड किया, पी इंटू जेड पी क्यू। और देखिए ये दोनों पी सेम नहीं है, ये कैपिटल पी है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये रिएक्टेंट का पी क्यू है, बराबर। एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय आर टी। प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड करने से कितने मोलेक्यूल्स जो है वो ये तीनों कंडीशन को फॉलो करते हैं वो वैल्यू वहां पर आएगी। और जो एरर पहले मिलती थी, मतलब प्रिसीजन जो वहां पर था, वो एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक सेट एक्यूरेट आंसर आपको जो है वो मिलेगा। तो खास याद रखिए ये पी जो है उसे नाम दिया जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कई बार प्रोबेबिलिटी फैक्टर को यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर भी कहा जाएगा। स्टीयरिक फैक्टर का मतलब है, स्टीयरिक मतलब कोई प्रॉपर जगह, स्पेस। तो एक पर्टिकुलर स्पेस में से, पर्टिकुलर जगह में से अटैक होना जरूरी है, इसलिए उसे स्टीयरिक फैक्टर ऐसा नाम भी दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, रेट इज इक्वल टू पी इंटू जेड पी क्यू और ए बी जो भी आप रिएक्टेंट को नाम देते हो, एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय आर टी। तो ये कोलिजन थियरी जो है उसका इक्वेशन है वो आपको मिलेगा। और लिमिटेशन लास्ट में, तो ये थियरी की भी कुछ लिमिटेशन है, सारे रिएक्शन को ये अप्लाई नहीं की जाती। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहले लिमिटेशन है ना, इसकी एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन क्या थी जरा याद करो, थियरी शुरू की तब कुछ एज्यूम किया था, वही इसकी लिमिटेशन। एटम और मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है। हाँ, they assumed that all the species are hard spheres. Actually not. अलग अलग मोलेक्यूल्स जो है उसके जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो भी अलग अलग होते हैं। तो शेप जो है वो कंसिडर नहीं किए, बराबर है। मोलेक्यूल के जो शेप है वो कंसिडर नहीं किए गए, तो कहीं ना कहीं उतनी एरर तो आएगी ही, क्योंकि आपने सारे मोलेक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर के तौर पर ले लिया, बराबर है। तो एक लिमिटेशन ये है कि भाई सारे एटम और मोलेक्यूल्स जो है वो हार्ड स्फीयर के तौर पर यहाँ पर ले लिए गए, बराबर है। और दूसरी लिमिटेशन आपको कहीं दिखी? मैंने इतना पढ़ाया उसमें कहीं आपको कुछ लिमिटेशन है ऐसा दिख रहा है? एक तो ये है कि भाई सारे मोलिक्यूल्स जो है उसे हार्ड स्पीयर ले लिया गया है। दूसरा कोई ड्रॉबैक है? एक ड्रॉबैक ये है इसमें कि कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स जो है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स का मतलब है कि जिसमें ढेर सारे एटम्स हो, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो, बराबर है, उसे हम कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स को ये थियरी अप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल। सिंपल मोलिक्यूल्स जो है वो फॉलो करते हैं ये थियरी को, मतलब जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स है वो हमें मिलते हैं, बट सारे मोलिक्यूल्स को ये अप्लाई नहीं होते। जिसमें पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिवियल है, उससे ये थियरी जो है वो अप्लाई हो सकती नहीं है। क्लियर? यहाँ पर थियरी वाला पोर्शन पूरे चैप्टर का जो है वो क्या होता है, खत्म होता है।